गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ना है वो डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। तो एनसीईआरटी का जो अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। तो बेटा देखो, हम लोग बात किए थे लास्ट टाइम पे, बात किया गया था कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं। एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। असली में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनका सेल्फ का एग्जिस्टेंस होता है। और ये कितने टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी होती हैं, देखिए जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये कितने होते हैं, ये होते हैं 7। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होते हैं। पहला तो होता है लेंथ, ये लेंथ हो गया। अब देखिए लेंथ को हम लोग एक सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो लिखेंगे, इसको एल लिखेंगे। और इसकी यूनिट की बात करें तो ये यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। और दूसरा देखें मास भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। मास को रिप्रेजेंट करें तो यम हो जाएगा, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। ऐसे ही दूसरी क्वांटिटी की, तीसरी क्वांटिटी की बात करें तो बेटा एक टाइम ले सकते हैं। टाइम आप लोग जानते हो, इसको रिप्रेजेंट कर दें टी से, जिसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। और क्या ले सकते हैं बेटा, इसके बाद एक अगला क्वांटिटी और आप ले सकते हो, टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब इसको भी रिप्रेजेंट करें, कैसे रिप्रेजेंट करें, इसको रिप्रेजेंट कर लें हम लोग थीटा से। कैसे रिप्रेजेंट करें, थीटा से। और इसकी जो यूनिट होती है बेटा, MKS यूनिट या SI यूनिट जो होती है केल्विन होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिफ्थ क्वांटिटी जो हम लोग बात करते हैं वो होता है इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट किसकी बात होती करें, इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होता है जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम लोग इस डायमेंशन फार्मूला में इसके यूनिट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एम्पियर। इसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो इसको हम लोग एम्पियर के पहले लेटर ए से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, एम्पियर का जो पहला लेटर ए है उससे रिप्रेजेंट करेंगे। किसको, इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशन को। अब देखिए छठा जो हम लोग 6 वाला क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो कैंडेला होती है। क्या होती है, कैंडेला होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है कैंडेला होती है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे CD से। अब देखिए एक और आ जाता है 7th जो लास्ट में जोड़ा गया था, उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये 7th फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब इसकी यूनिट होती है मोल। तो अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, इसको स्मॉल m से। तो इस तरह मेरे कितने क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हो गए, 7 हो गए। अब देखिए इन्हीं के बेस पे हम लोग किन की बात किया गया था, इन्हीं 7 के बेस पे इनको बेस क्वांटिटी और इनके यूनिट को बेस यूनिट भी बोलते हैं। इनको बेस फिजिकल क्वांटिटी और इसके यूनिट को बेस यूनिट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बेस यूनिट बोलते हैं। अब देखिए इन्हीं के हेल्प से हम लोग जो दूसरी क्वांटिटी डिफाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो अब देखिए इसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को जब लिखते हैं तो उनके फिजिकल क्वांटिटी को, जिस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन के टर्म में जो एक्सप्रेशन लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। तो हम लोग क्या डिफिनीशन बना सकते हैं कि द सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ derived physical quantity with the help of fundamental physical quantity is called dimensional formula and the expression is called dimensional equation। तो क्या लिख सकते हैं, the symbolic representation
symbolic representation of derived physical quantity in terms of, किसके टर्म में बेटा, in terms of fundamental physical quantity, fundamental physical quantity is called dimensional formula. क्या बोलते हैं उसको, is called dimensional formula, and the expression having right hand side and left hand side is called dimension equation. The mathematical expression, the mathematical expression representing a equation, representing an equation is called, क्या बोलते हैं उसको बेटा, उसको बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। क्या क्लियर है? अब जो हम लोग बात करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला हम लोग निकालेंगे और देखते हैं कि कैसे निकालना है और इनके डायमेंशनल फार्मूला क्या बनते हैं। तो एग्जांपल में हम लोग सीधे सीधे एक टेबल बनाएंगे। एग्जांपल पहला देखें, जैसे पहला एक एग्जांपल ले लें कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ, छोटा सा बात करें एरिया। अब देखिए डायमेंशन फार्मूला ऑफ एरिया की बात करें तो एरिया कैसे डिफाइन होता है, एक हम लोग कोई ले लें रेक्टेंगुलर शेप ले लें, इसका लेंथ ले लें यल ले लें और इसकी विड्थ क्या ले लें, बी ले लें, तो जो एरिया हो जाएगा। तो एरिया कैसे डिफाइन होता है, देखें एरिया जो डिफाइन होता है एल इंटू बी डिफाइन होता है, लेंथ इंटू विड्थ। बहुत अच्छा, आप लोग समझ रहे हो। अब देखिए ये लेंथ क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है। अब ध्यान से देखो तो जो लेंथ है या जो विड्थ है वो भी एक तरह का लेंथ ही है, लेकिन अब इसका जो यूनिट, इसका जो मेजरमेंट होता है विड्थ का, वो थोड़ा लेंथ से कम होता है, इसलिए इसको विड्थ नाम दिया जाता है। तो ये विड्थ भी क्या है, एक लेंथ ही है, यानी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। दोनों के मल्टीप्लिकेशन से एरिया एक निकला, एरिया कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, अब डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। तो इसका डायमेंशन फार्मूला हम लोग देखें तो इसका डायमेंशन फार्मूला देखने के लिए क्या करना भैया, डायमेंशन फार्मूला का जो डिफिनीशन होता है वो क्या हो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका हमको एरिया का क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लेना है, किसके टर्म में, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लेना है। तो अपना ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देखिए, ये लेंथ है, लेंथ का रिप्रेजेंटेशन क्या है, यल है, और ये विड्थ है, ये भी लेंथ ही है, तो इसका भी रिप्रेजेंटेशन कितना है, यल लेंगे। अब देखें ये यल इंटू यल क्या हो गया, एल टू द पावर 2। तो अब देखिए इस L टू द पावर 2 में L क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ का रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है, लेंथ का क्या है, सिंबल है। अब इसके पावर कितना आ गया, 2 आ गया। इसी 2 को तो हम लोग क्या बोला गया था कि ये फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है, ये फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, डायमेंशन है। और अब देखिए अब एरिया का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, एरिया का रिप्रेजेंटेशन हो गया L टू द पावर 2। तो ये पूरा का पूरा जो L टू द पावर 2 का सेट हुआ, इसी को बेटा हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला। क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। अब A इक्वल टू L टू द पावर 2, ये पूरा जो एक्सप्रेशन मिल गया है, क्या मिल गया है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो मिल गया है, इसी को बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन।
किसी को बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। तो ऐसे ही जितने भी क्वांटिटी होंगी उनका हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा, और ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसे क्या बोल देंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। तो बेटा आप लोग सब लोग अपनी कॉपी में लिखोगे, आगे जो एक टेबल बनाओगे हम लोग यहाँ बोलेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी का एक बना ले कॉलम, फिजिकल क्वांटिटी, और उसके लिए हम लोग एक फार्मूला देख लें कि फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में फार्मूला क्या होता है। उसके बाद इसका हम लोग सीधे सीधे क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब देखिए मेरे पास तीन कॉलम बन गए, एक फिजिकल क्वांटिटी का बन गया। जिन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है वो फिजिकल क्वांटिटी का नेम हो जाएगा, उसके लिए मैथमेटिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, और उसके बाद हम लोगों को क्या देख लेना है कि उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले एरिया तो हम लोग देख ही लिया गया है। तो एरिया का तो सीधे सीधे एरिया का क्या लिख सकते हैं, एरिया का जो फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, L⁻² हो जाएगा। अब दूसरा जो देखें वॉल्यूम देख लें भाई, सबको एरिया का शौक है तो वॉल्यूम भी उसी के साथ हम लोग क्यों ना देख लें। वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं भाई, LBH लिखते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो देखिए इसके लिए डायमेंशन फार्मूला कैसे लिख सकते हैं, L के लिए L है, विड्थ के लिए भी L है, अब ये हाइट भी L है, तो L इंटू L इंटू L, तो ये कितना हो जाएगा, L⁻³ हो जाता है। किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में उसी संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब हो जाता है, उसी संख्या का क्यूब हो जाता है। तो यहाँ भी क्यूब हो गया कि नहीं, L का क्यूब हो गया। अब L का क्यूब हो गया तो ये देखिए L के पावर जो 3 आया इसी को बोलेंगे डायमेंशन, किसका, वॉल्यूम का। और पूरा L⁻³ का जो सेट बना उसको क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। तो हमारे पास एक वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला कितना आ गया बच्चों, L3। बहुत अच्छा। अब देखिए इसके बाद हम लोग छोटा सा और एक वॉल्यूम के बाद हम लोग देखें स्पीड की, स्पीड की देख लें या वेलोसिटी की देख लें, एक ही चीज़ होगा। डायमेंशन फार्मूला की एक ड्रॉबैक भी आप कह लो कि बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनका एक ही तरह का डायमेंशन फार्मूला होता है, बाद में हम लोग इसको डिस्कस किया जाएगा। तो अभी हम लोग बहरहाल क्या देखा जाए, इन दिस वी कैन से कि जो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है उसके लिए फार्मूला बचपन से जानते हो कि भाई स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो क्या लिख देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिख देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस क्या है आपका, डिस्टेंस एक तरह का लेंथ है, यानी ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं बेटा, L लेते हैं। और टाइम क्या है, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको क्या लेंगे, इसको हम लोग लेंगे T। तो ये क्या हो गया, ये बेटा देखो T ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, L⁻⁻1। अब देखिए L⁻⁻1 जो हो गया, इसमें देखिए -1 किसका है, T के पावर, और 1 किसके, L के पावर 1 है। तो L⁻⁻1 क्या हो गया, ये पूरा का पूरा डायमेंशनल फार्मूला हो गया। किसका, ये हो गया आपका स्पीड या वेलोसिटी की। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सीलरेशन का। बहुत अच्छा, एक्सीलरेशन यानी त्वरण क्या होता है। अब एक्सीलरेशन की आप बताएं, इसकी फार्मूला क्या होता है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। ये एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बहुत अच्छा बताया आपने, यानी ΔV/ΔT क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय क्या, चेंज इन टाइम। वेरी गुड, चेंज इन टाइम। आप लोग ऐसे रिस्पांस दो तो चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज कर लें। तो देखो बेटा वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या लिखते हैं, L⁻⁻1, देखो ऊपर लिखा है, और डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम चेंज इन टाइम मतलब टाइम ही है, तो इसको T से लिख दें। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, L⁻⁻1 पहले से था, एक ऊपर जाएगा तो ये -1 और हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, L⁻⁻2।
क्लियर। हाँ, तो अब हम लोग पूछें कि एक्सीलरेशन की डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे LT-2 हो गया। ठीक है। अच्छा, और क्वांटिटी आपके, आप देखिए हम लोग एक छोटा सा बात करें डेंसिटी। डेंसिटी का नाम सुने हो आप लोग, कैसे डिफाइन होता है, कोई बताए। हाँ, क्या होता है, बहुत अच्छा। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास क्या है आपका, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो बेटा मास यहाँ देखो, यहाँ देखो कि मास कैसे रिप्रेजेंट किया है, m से। तो मास को m से लिखें, और वॉल्यूम का लोग डायमेंशन फार्मूला निकाले हो ना, L/3, तो यहाँ रख देंगे L3। तो ये पूरा देखो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ml-3। क्लियर है। हाँ, क्या पूछ रहे हैं, नहीं हाँ बेटा ये ध्यान देखो, ये जो हम लोग डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं ना, ये हमेशा इस तरह के ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ये इसका यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है कि जब भी डायमेंशन फार्मूला हम लोग लिखेंगे तो बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। हाँ, कोई डाउट, तो आगे बढ़ें। ठीक है, देखिए अगला जो क्वांटिटी है फोर्स की। फोर्स कैसे डिफाइन होता है, अच्छा फोर्स कैसे डिफाइन होता है कि फोर्स जो डिफाइन होता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। कैसे डिफाइन होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। और मास का रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो m से लिख दिया। एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, हाँ क्या बोले, एक्सीलरेशन का LT-1, तो यहाँ रखें हम लोग LT-2। तो जब LT-2 इन तीनों को एक ब्रैकेट में करेंगे तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या निकल के आएगा, m आएगा, LT-2 आ जाएगा। क्या आ गया, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स कितना हो गया, mLT-2। बहुत अच्छा, आगे देखें, इसके बाद फोर्स आ गया। ऐसे ही हम लोग एक, अब देखिए प्रेशर आप लोग पढ़ के आए होगे, प्रेशर कैसे डिफाइन होता है। अगला क्वांटिटी हम लोग प्रेशर की देखा जाए तो प्रेशर P इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का रिप्रेजेंट करें F से, एरिया A से, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, F/F। डायमेंशन फार्मूला इसका निकालेंगे। देखो डायमेंशन फार्मूला निकालने का आसान तरीका है कि फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमको पता है, क्या है, mLT-2 पता है। और एरिया का पहले ही आप निकाल चुके हैं, कितना होता है एरिया का, देखिए यहाँ एरिया का डायमेंशन फार्मूला L पे 2 है ना, तो यहाँ रख दो L2। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये +1 है तो एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, और T-2 एज इट इज रहेगा। तो क्या हो गया डायमेंशन फार्मूला इसका, ml-1T-2। अब देखें ऐसे अगला एक क्वांटिटी हम लोग लिख सकते हैं। अब प्रेशर निकल गया, एक और आसान सा देखें, सरफेस टेंशन। बेटा आप पढ़ोगे लास्ट चैप्टर में एक सरफेस टेंशन लोगों करके एक चैप्टर है। असलियत में सरफेस टेंशन क्या होता है, किसी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उसका फ्री सरफेस, जो ऊपर वाला लिक्विड के ऊपर वाला सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में होता है वो हमेशा कर्व्ड होता है। कैसा होता है, कर्व टाइप का, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। किसी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसका अपर वाला सरफेस बिहेव्स एज ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन कॉल्ड सरफेस टेंशन। और इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं T = फोर्स बाय लेंथ। आपको पढ़ना है, पूरा डिटेल पढ़ना है इसके बारे में। तो अब देखिए इसका डायमेंशन फार्मूला हम लोग निकालना सीखें तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है mLT-2 और लेंथ का क्या होता है, L होता है। तो L जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा तो L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधे क्या हो जाएगा, MT-2। क्लियर है। अच्छा और देखें, इसके बाद हम लोग वर्क डन का देख लें। किसका देख लें, वर्क डन आप जानते हो। अच्छा एक इसी के साथ इसी ऐसे ही एक क्वांटिटी और हम लोग डिफाइन करेंगे बाद में, वर्क डन या टॉर्क। क्योंकि दोनों बेटा एक ही डायमेंशन फार्मूला के होते हैं तो दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। वर्क डन और टॉर्क एक ही तरह की डायमेंशन फार्मूला देते हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, दोनों को एक साथ लिख लिया।
तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, दोनों चीज़ें लगभग एक ही जैसी होती हैं। तो देखो वर्क डन या हो या टॉर्क हो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स इनटू पोजीशन कह सकते हैं या डिस्टेंस कह लें, पोजीशन कह लें या डिस्टेंस कह लें। तो अब देखिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालने आता है क्या? हाँ याद है, बहुत अच्छा। कहाँ है इसमें? देखो ML T-2, बहुत अच्छा। तो फोर्स के जगह पे डायमेंशन फार्मूला हमने क्या रख दिया बेटा? फोर्स के जगह पे डायमेंशन फार्मूला क्या लिख दिया? ML T-2। और डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला L ही लिखेंगे। तो बेटा L इंटू L के पावर कितना हो जाएगा? L के पावर 2 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन फार्मूला ML2T-2 हो गया। क्या हो गया डायमेंशन फार्मूला? ML2T-2। ऐसे 10वां एक और हम लोग देखें, वर्क डन हो गया। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, एक और देख लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं पोटेंशियल की, किसकी देख लें? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको 12th में पढ़ने, इसको रिप्रेजेंट करेंगे V से। और ये जो डिफाइन होता है बेटा, इसका जो डिफिनीशन होता है V इक्वल टू वर्क डन और डिवाइडेड बाई चार्ज। ठीक है, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। तो बेटा देखो अब आपको एक नई समस्या आ गई कि चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो बेटा देखो अब चार्ज का डायमेंशन फार्मूला हमको बताना चाहिए था पहले, लेकिन नहीं बताया। तो मैं यहाँ आपको साइड में बता दूँ कि डायमेंशन फार्मूला आप चार्ज कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ बता दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ बता दें कि जो चार्ज का डायमेंशन फार्मूला होता है, पहला तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ एरिया हम लोग देखा, यहीं आप देख लीजिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोग ने 10th में पढ़ लिया है। हाँ बिल्कुल 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 सही। देखो 10th में आपने I इक्वल टू Q/T पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू Q/T। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से Q कितना आ जाएगा बेटा? I इंटू टी। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा होता है। तो अब I का जो डायमेंशन फार्मूला होता है, इसको देखो हम लोग I को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A से, और ये T टाइम को T से। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना हो गया? 80। तो बेटा अब देखो वही इलेक्ट्रिक चार्ज वाला डायमेंशन फार्मूला यहाँ रखेंगे चार्ज की जगह पे। और वर्क डन का आप जानते हो, वर्क डन का भी निकाले हो। क्या निकाले हो? वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला ML2T-2 और डिवाइडेड बाई ये चार्ज का क्या निकाले हो? 80। अब देखें इन सब को सॉल्व करिए तो ये ऊपर जाएगा, जब डिनोमिनेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या सॉल्व हो के आ जाएगा? ML पे 2 और T पे 1 है, ऊपर जाएगा -1 तो T पे -3 और A इनवर्स हो जाएगा। तो डायमेंशन फार्मूला कितना हो गया? किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। देखो बेटा क्या आ गया? हाँ सब लोग बोलो। क्यों? अभी तो बताया ना चार्ज का। देखो डायमेंशन फार्मूला कितना है? 80 और वर्क डन ML2T-2 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ML2T-3 A इनवर्स। यही तो बता रहा था ना। हाँ बहुत अच्छा। अब देखो और, अच्छा चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जान गया ना। तो अब बताओ रेजिस्टेंस का बताइए। क्यों नहीं? रेजिस्टेंस देखो ओम्स लॉ पढ़े होगे ना। रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन होता है? R इक्वल टू V/I। अब B क्या है अपना? V आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का सर हम जानते हैं कितना होता है? ML2T-3A-1। और I का सर हमने निकाल लिया है, A होता है। यहाँ देखिए I का कितना होता है? A होता है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा? ML पे 2 T-3A-2। ये हो गया डायमेंशन फार्मूला किसका? ये आपका हो गया रेजिस्टेंस का। ठीक है,
और क्या बता दें, और देख लीजिए अब इसके बाद थोड़ी सी और अलग जो हम लोग 11th में ही पढ़ने हैं, ये अगला जो डायमेंशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, किसका पढ़ लें बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या याद है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? देखो हम लोग जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अरे भाई दो बॉडी हैं, एक बॉडी ए है एक बॉडी ए, इनके बीच फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, मास की वजह से जो फोर्स लगता है उसी को तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये कितना होता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है F इक्वल टू G टाइम्स M1 M2 बाई, हाँ, डिस्टेंस स्क्वायर आर स्क्वायर होता है। अब जी निकालना है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से जी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर बाई M1 M2। तो बेटा देखो, एक तो हम लोग यहीं से अब सॉल्व करना है, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमको पता है। क्या होता है फोर्स का डायमेंशन फार्मूला? देखो कहीं लिखा है, इसमें यहाँ लिखा है ना, MLT-2 और डिस्टेंस का, अब देखो डिस्टेंस का तो हम लोग यल ही लिखेंगे, आर स्क्वायर है, आर डिस्टेंस है तो यल लिखेंगे, तो यल पे 2 लिख देंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाई मास इंटू मास है तो m इंटू M2 हो जाएगा। अरे मास इंटू मास है ना, तो दोनों का m करेंगे तो M2 नहीं हो जाएगा? हाँ, तो ये क्या हो गया? अब देखो ये एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m-1 L³ और T-2। तो डायमेंशन फार्मूला कितना हो गया? m-1 L³ T-2। ऐसे देखिए, ऐसे ही, हाँ, ग्रेविटेशनल, अरे उसको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं, स्मॉल जी। अब भाई एक्सीलरेशन कोई भी हो तो एक ही होगा, चाहे एक्सीलरेशन हो या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो, दोनों का डायमेंशन फार्मूला हाँ एक ही आएगा, जी। और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, दोनों का डायमेंशन फार्मूला एक ही आएगा। कितना आएगा? LT-2। क्या तकलीफ है? नहीं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे देखें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप निकाल लिए। ऐसे हम लोगों को पढ़ना है एक इलास्टिक कांस्टेंट। अच्छा देखो, एक बात हम बताएं आपको, इलास्टिक कांस्टेंट और इलास्टिक कांस्टेंट रख लें, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी, ये सब एक ही नाम के हैं। अब देखिए, ऐसे ही जब प्रेशर हम लोग निकालें ना, प्रेशर हो और स्ट्रेस हो, प्रेशर हो या स्ट्रेस हो, दोनों का डायमेंशन फार्मूला एक ही आता है। तो बाद में देखो, अब स्ट्रेस हो या प्रेशर हो, दोनों का डायमेंशन फार्मूला एक ही होता है। अब देखें यहाँ इलास्टिक कांस्टेंट और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये डिफाइन होता है बेटा, E इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अब बोलोगे कि स्ट्रेन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो बेटा देखो यहाँ हमको डिफाइन कर देना चाहिए कि स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेन ऐसे समझो कि स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ए चेंज इन लेंथ और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो दोनों एक ही यूनिट के रेशियो हैं, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। यूनिटलेस क्वांटिटी आप पहले चैप्टर में पढ़े होंगे कि यूनिटफुल है और यूनिटलेस क्वांटिटी क्या होते हैं। तो अब देखो, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, किसकी? स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होगी। अब स्ट्रेस की जो यूनिट हो जाएगी वही इलास्टिक कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी। हाँ, क्या कर रहे? नहीं, सही है, वो क्या हो जाएगा? इलास्टिक कांस्टेंट हो या स्ट्रेस हो, एक ही डायमेंशन फार्मूला आएगा। और ये डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? ML-1 T-2। बहुत अच्छा। और डिवाइडेड बाई ये यूनिटलेस नो डायमेंशन फार्मूला, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा बेटा? ML-1 T-2। वेरी गुड। तो और देखें, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें, अब डायमेंशन फार्मूला आप ऐसे निकाल सकते हैं।
और जब तक हम लोगों को डायमेंशन फार्मूला याद नहीं होगा आगे हम लोग कुछ इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। तो अब देखें कल वाले लेक्चर में हम लोग जो पढ़ना है, आगे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको आप मिस करोगे तो बहुत चैप्टर्स में आप उसका यूज नहीं कर पाओगे और आपको हर कंपटीशन में आपको डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशन से क्वेश्चन मिल सकते हैं। हाँ, तो ऑल द बेस्ट कि हम लोग कल वाले टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। हाँ, क्या डिस्कस करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। ध्यान से सुनो, क्या? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। तो बेटा आपका यही है कि यहाँ इतना आप पढ़ के याद करोगे, जितना याद हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल आपको याद करने और बुक में दिया है 250-300 डायमेंशन फार्मूला हम आपको निकलवाएंगे। बिल्कुल आप देखें, लेकिन आप क्या करो, बुक से पढ़ लो। हम अगला क्या पढ़ेंगे, हम लोग एप्लीकेशन पढ़ लेंगे। नहीं, एप्लीकेशन जब पढ़ लेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगी और धीरे धीरे हर चैप्टर में नए नए क्वांटिटी आते रहेंगे और डायमेंशन फार्मूला हम लोग उसका पढ़ते रहेंगे। मेथड ऐसे ही है बेटा, फार्मूला आपको निकाल लेने हैं, फार्मूला निकालने के बाद क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट कर देने हैं। हाँ, तो जब हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका डायमेंशन फार्मूला निकल जाएगा। क्लियर? ओके।